नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबारा इसार खान। कौन बनेगा मुख्यमंत्री देख रहे हैं आप। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है और ये जो बैठक है वो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की चल रही है, जो हरियाणा के सियासी रण में अपने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है। एक ही चरण में हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और ऐसे में चुनाव को लेकर तैयारी करते हुए सभी दल, इसमें फिलहाल कांग्रेस पार्टी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी। उम्मीदवारों के नाम को लेकर क्या आज कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, इस पर सीधे और जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद हैं। जैनेंद्र, आज की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिहाज से किस तरीके से ये महत्वपूर्ण रहने वाली है? देखिए, औपचारिक तौर पर पहली बार स्क्रीनिंग कमेटी के जो सभी सदस्य हैं वो बैठे हैं और हमारी जानकारी के मुताबिक जो उम्मीदवार हैं उनमें से कुछ जिनकी छटनी हुई है उन्हें 1-to-1 मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है। औपचारिक तौर पर इसको अभी भी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग नहीं कह सकते क्योंकि इसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी आदि मौजूद नहीं है। संभवतः वो अब से कुछ देर बाद इस मीटिंग में जुड़ सकते हैं। आज से प्रक्रिया शुरू हुई है, ये 30 अगस्त तक चलेगी और हमारा, जैसा आप जानते हैं, दर्शकों को पहले भी हम बता चुके हैं कि 90 सीटों के लिए 2500 से ज्यादा आवेदन आए हैं। उनमें से कई उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग की गई है जो स्क्रीनिंग कमेटी के पास है। स्क्रीनिंग कमेटी के पास अपने सर्वे रिपोर्ट भी है और उन्हीं के आधार पर जो सीरियस उम्मीदवार हैं उनसे एक एक करके स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो मिलना शुरू कर चुकी है। आज से वो प्रक्रिया शुरू हो गई जो अगले 3-4 दिनों तक चलेगी और इसके बाद एक जो सूची है हर सीट पर 2 या 3 सीरियस उम्मीदवारों की वो तैयार की जाएगी जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखी जाएगी और वहां पर उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगेगी। इसके बाद सूची जो है वो जारी हो सकती है। तो बड़ी बात यही कि औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है और उम्मीदवारों से स्क्रीनिंग कमेटी जो अजय माकन जिसके प्रमुख हैं उन्होंने मुलाकात शुरू कर दी है। अंदर किस तरह का माहौल है, मेरे साथ एक दावेदार है। क्या नाम है आपका, कहां से आए? डॉक्टर जी सिंह शाहबाद। कहां से दावा ठोक रहे हो आप? शाहबाद से। अच्छा, तो हो गई मुलाकात आपकी, क्या क्या पूछा स्क्रीनिंग कमेटी में? स्क्रीनिंग कमेटी में बड़े अच्छे क्वेश्चन किए हैं, कास्ट ऑफ फैक्टर, क्वालिफिकेशन और क्या आधार है चुनाव का, क्या क्या मुद्दे लेके आओगे, क्या क्या है। आप शाहबाद सीट से दावा ठोक रहे हो? यस। वहाँ तो जेजेपी के सिटिंग विधायक को कांग्रेस ने शामिल करवाया है, तो आपका दावा कितना मजबूत है? दावा मजबूत है, लेकिन पार्टी में कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन दावा हमारा मजबूत है। पार्टी में उसका जब भी आया तो कोई बात नहीं, पार्टी ठीक है। तो देखिए, ये एक दावेदार है और इसी तरीके के अनेकों दावेदार हैं। उनसे स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो मिलना शुरू कर चुकी है रोमाना और अगले 3-4 दिनों तक ये प्रक्रिया चलेगी और इसके बाद एक 90 सीटों पर एक रूपरेखा जो है वो तय की जाएगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल आप रहिए हमारे साथ। तो कुल मिलाकर हरियाणा कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो शुरू हो चुकी है और ये दौर 30 अगस्त तक चलेगा, जो जैनेंद्र जानकारी दे रहे हैं। जैनेंद्र हमारे साथ लगातार बने रहेंगे शो में। इस बीच में आपको बता दूं, एक और खबर जो सामने आ रही है वो हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। वहीं उम्मीदवार तय करने में पार्टियां जुटी हुई हैं और ऐसे में दूसरी तरफ एक ऐसा बयान आ गया है जिसने हरियाणा में जो सियासी तापमान है वो बढ़ा दिया है। मैं बात कर रही हूं बीजेपी सांसद कंगना रनौत की। कंगना रनौत ने एक बयान दिया है, किसान आंदोलन पर दिया गया कंगना रनौत का बयान, ये विवाद खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है इस बयान ने और बीजेपी उनके बयान से किनारा करती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, कह रहे हैं जो पूछना है वो कंगना रनौत से पूछा जाना चाहिए, वो खुद सांसद हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए अगर कि बीजेपी के नेताओं से जवाब देते नहीं बन पा रहा कंगना रनौत ने जिस तरीके का बयान दिया है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि नायब सिंह सैनी तो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं जवाब तो आप कंगना रनौत से ही लीजिए उनके बयान पर जो आप चाह रहे हैं। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। कंगना रनौत आपकी पार्टी की सांसद है, उनकी स्टेटमेंट है अगर केंद्र में सरकार मजबूत नहीं होती तो पंजाब भी बांग्लादेश बन जाता, किसान आंदोलन के दौरान। कितना इत्तेफाक रखता है? देखिए, कंगना रनौत को पूछना चाहिए आपने। आपकी पार्टी की सांसद है? हाँ, वो सांसद हैं। हमारे सांसद बैठे हैं ना साथ में, रामचंद्र जांगड़ा जी हैं, हमारे सांसद हैं ये भी, जो जनप्रतिनिधि है। मैं कह रहा हूँ आप उनसे क्वेश्चन पूछिए। तो सुन
सुना, नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि कंगना रनौत का जो बयान है उस पर सवाल कंगना रनौत से ही पूछा जाना चाहिए। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं सचिन से कि चुनाव मतलब चेहरों और मुद्दों की लड़ाई, और ऐसे में सचिन जब मुद्दों की बात की जाए तो किसान आंदोलन एक बेहद संवेदनशील मुद्दा हरियाणा की राजनीति के लिहाज से, और ऐसे में कंगना रनौत का बयान जिसके बाद अब बीजेपी क्या बैकफुट पर नजर आ रही है। सचिन जी रोमाना, ये कंगना रनौत का जो ये बयान है, एक तो कंगना रनौत की पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है, खासकर चुनावों के वक्त इस तरीके का बयान देना, और बीजेपी के नेताओं से ये संभल रहा है। हम जान लें कि आज जब मुख्यमंत्री से इसको लेकर सवाल किया गया तो वो बैकफुट पे नजर आए और एक तरीके से इसको जो है चेक करने की कोशिश की कि देखिए हमारे सांसद जो हैं, हरियाणा के सांसद जो हैं, वो तो हमारे साथ बैठे हैं। उनका कहने का मतलब ये लग रहा था कि कंगना रनौत तो हिमाचल से सांसद हैं और हरियाणा के जो सांसद हैं वो तो हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। तो हरियाणा में पंजाब के बाद किसान आंदोलन में अगर किसी दूसरे स्टेट की सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट थी वो हरियाणा था, और जब पंजाब के किसान हरियाणा क्रॉस करके दिल्ली जा रहे थे 2020 में तो देखा था हमने कि जगह जगह जो है किसानों का किस तरीके से स्वागत किया गया था। तो हरियाणा में किसान जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 3 मुद्दे हरियाणा चुनाव में इस वक्त हैं, किसान, जवान और पहलवान, और ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है किसानों का। इस मुद्दे के ऊपर कंगना रनौत का इस तरीके से बयान देना जो है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब मुश्किलें जो है खड़ी कर रहा है, और बीजेपी इसको चेक कैसे करेगी आने वाले टाइम में ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि डैमेज जो है कंगना रनौत के बयान ने जो है वो ऑलरेडी कर दिया है। तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो ऑफेंसिव हैं कंगना रनौत के बयान को लेकर, क्योंकि हाथों हाथ एक बैठे बिठाए मुद्दा जो है कंगना रनौत ने दे दिया है कांग्रेस के हाथ में। देखना यह है कि बीजेपी इसको कैसे चेक करेगी आने वाले टाइम में और आने वाले दिनों में इस बयान को लेकर राजनीति, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता चला है हरियाणा की कुछ एक जगहों में जो है कंगना रनौत के इस बयान के खिलाफ प्रोटेस्ट भी शुरू हुए हैं। जींद में जो है प्रोटेस्ट है, किसानों का पुतला जलाया जा रहा है कंगना रनौत का, तो जो प्रोटेस्ट हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, नजर बनाकर रखिए, मैं लौटूंगी आपके पास। तो कुल मिलाकर चेक कैसे करेगी, जो बात सचिन कह रहे हैं, बीजेपी ये जो डैमेज कंगना के बयान की वजह से पार्टी को हो रहा है, फिलहाल तो रणनीति यही नजर आ रही है कि पार्टी जो है मतलब बीजेपी जो है वो कंगना के इस बयान से थोड़ा किनारा करती हुई नजर आ रही है। और कंगना रनौत ने जो बयान दिया उसे सोशल मीडिया पर कांग्रेस की नेता प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत उन्होंने पोस्ट किया। आखिर कंगना के उस वीडियो में क्या है, उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा क्या, एक बार जरा ये भी सुनिए। जो बांग्लादेश में हुआ ना वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं, और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। और देखिए, किसान आंदोलन पर कंगना रनौत का ये बयान, इसी पर विवाद। कांग्रेस नेता है सुप्रिया सुनीत, कंगना का ये वीडियो उन्होंने पोस्ट किया और पूछा कि ये कंगना की निजी राय है या ये बीजेपी का मत है। ये सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछा गया। कंगना कान पकड़कर माफी मांगे, ये मांग कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया सुनीत कर रही हैं। आखिर कंगना के वीडियो में क्या है, उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर क्या बोला, ये जो वीडियो था वो पोस्ट किया था सुप्रिया सुनीत ने, जो आपने सुन लिया। और अब सुप्रिया सुनीत जो सीधे सीधे मांग कर रही हैं कि कंगना को कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया है, जिस पर कांग्रेस हमला बोल रही है। आखिर कांग्रेस का आधार क्या है? मेरे साथ सुप्रिया सुनीत जी हैं, कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर हैं। कंगना ने एक तरीके से कहा है कि एक लंबी प्लानिंग थी, बांग्लादेश जैसी और विदेशी शक्तियों की तरफ भी इशारा किया है किसान आंदोलन से जोड़ करके। आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं, और क्या ये एक सेल्फ गोल आप मानती हैं हरियाणा चुनाव से पहले कंगना? मेरा अपना मानना है चुनावी राजनीति का मुद्दा ये नहीं है। मेरा अपना मानना है कि इस देश में अन्नदाताओं को हत्यारा कहना,
उनको बलात्कारी कहना, ये हक किसने दिया है बीजेपी को? और बीजेपी को अपनी पोजीशन साफ करनी पड़ेगी कि क्या आप अपनी सांसद के बयान से सहमत हैं? क्या आपका भी ये मत है कि किसान हत्यारे और रेपिस्ट हैं? मेरा ये पहला सवाल है। बीजेपी इस पर मौन क्यों है? सरकार इस पर मौन क्यों है? वो कह रही है वहां पर रेप हो रहा था, वहां पर हत्याएं हो रही थी। नरेंद्र मोदी इस पर चुप क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार और बीजेपी इससे बचकर निकल नहीं सकती है। उनकी जिम्मेदारी है या तो वो इस बयान का खंडन करें या अपनी सांसद से माफी दिलवाएं। एक और बहुत असहज बात उन्होंने कही है, ये कहकर कि ये सारा किसान आंदोलन जो था वो कहीं ना कहीं अमेरिकी और चीनी सरकारें करा रही थी, उन शक्तियों का प्रेरित था। क्या वाकई में हमारे यहाँ इस तरह की दखल अंदाजी अमेरिका और चीन कर रहा है? और इसका बयान कौन देगा? इसका स्पष्टीकरण कौन देगा? इसमें क्या गलत बात है? मेरा अपना मानना है कि इस देश के किसान, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे वो बाकी देश के हों, जब वो अपने हक का और हुकूक की बात कर रहे थे तो बीजेपी उनको गुंडा मवाली कह रही थी। आज उनकी सांसद उनको बलात्कारी और हत्यारा कह रही है। तो मुझे ऐसा लगता है इसका जवाब तो किसान दे चुके हैं आपको 240 पर लाकर, और अब हरियाणा के किसान आपको निस्तो नाबूद कर कर इसका जवाब और देंगे। लेकिन अभी भी मैं कहूंगी बीजेपी और सरकार की जवाबदेही है। आपकी सांसद ने एक ऐसा बयान दिया है देश के अन्नदाताओं के खिलाफ जो पहले कभी नहीं दिया गया है। विदेशी शक्तियों के यहाँ पर अस्थिरता पैदा करने की बात करी। अगर वाकई में ऐसा ये सब हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है? इस बात पर स्पष्टीकरण देना सरकार। देखिए, किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत ने जो बयान दे दिया है ना, उस पर अब सियासी विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस के नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने सीधा निशाना साधा है। कहा है बीजेपी वालों को किसानों से इतनी नफरत आखिर क्यों है? बीजेपी ने हमेशा झूठ, फरेब, साजिश की राजनीति की, ये कहना है रणदीप सुरजेवाला का। अन्नदाताओं पर कंगना ने अनर्गल आरोप लगा दिए। हत्यारा कह रही हैं, बलात्कारी कह रही हैं किसानों को कंगना रनौत, ये कांग्रेस कह रही है। क्या कंगना के शब्द थे या फिर ये कॉपी किसी और ने लिखी? ये कहते हुए सीधे बीजेपी पर निशाना कांग्रेस की तरफ से साधा जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद है। जैनेंद्र, ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस को तो हरियाणा विधानसभा चुनाव बैठे बिठाए एक जबरदस्त मुद्दा मिल गया है। बिल्कुल, और कहा तो मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो सभी फसलों पर एमएसपी देने का वादा कर रहे थे, किसानों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, और कहा अब जो पुराना किसान आंदोलन हुआ जिसमें कई सारे किसानों की जान गई, उसकी यादें कंगना ने ताज़ा करवा दी हैं और एक प्रकार से अपनी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। देखिए, कंगना जैसे नेता जो है उनका काम होता है भीड़ इकट्ठा करना, उनको पार्टी इसलिए लाती है कि वो मैसेज जो है पार्टी का ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, कंगना जो है वो बैठा बिठाया खेल बीजेपी का बिगाड़ रही है अपने बड़बोलेपन की वजह से। और जाहिर सी बात है कंगना का जो असेसमेंट है किसान आंदोलन को लेकर के, जाहिर सी बात है उनकी समझ को लेकर सवाल खड़े होंगे। जो किसान आंदोलन की लीडरशिप थी वो भारत सरकार से वार्ता कर रही थी किसानों के हित में। विज्ञान भवन में कई दौर की बैठक हुई, हम लोग खुद वहां मौजूद थे। किसान आंदोलन में पंजाब के, हरियाणा के आम किसान दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचे थे, हम लोग वहां पर मौजूद थे, कवर कर रहे थे। और अब तक केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, किसी इंटेलिजेंस की तरफ से ऐसी कोई रिपोर्ट तो नहीं आई कि विदेशी शक्तियां थी इसके पीछे। तो आखिर कंगना किस आधार पर कह रही है, उनको जरूर सफाई देनी चाहिए। और फिलहाल तो कंगना रनौत का ये बयान बीजेपी को बहुत भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और कंगना ने जिस तरीके की बातें कह दी हैं, वो कहकर कंगना रनौत ने खुद अपनी ही पार्टी को न सिर्फ मुश्किल में बल्कि एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया है। और इस बीच ये जो बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान आया है, इस पर जेडीयू के नेता है केसी त्यागी, उनकी प्रतिक्रिया मैं आपको सुनाने जा रही हूं। दरअसल केसी त्यागी ये कह रहे हैं कि मैं कंगना को गंभीरता से लेता ही नहीं। अब जरा हालत देखिए, केसी त्यागी जेडीयू से आते हैं, जेडीयू एनडीए में बीजेपी की सहयोगी है और बीजेपी की सांसद हैं कंगना रनौत। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत के लिए सहयोगी दल के नेता केसी त्यागी कह रहे हैं कि वो उन्हें गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। सुनिए जरा, उन्हीं से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अहमद बिलाल ने। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। कंगना रनौत बीजेपी की एक सांसद हैं। उन्होंने जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें कहा है कि अमेरिका और चीन के जरिए भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाने की कोशिश की गई, जिसके बाद कांग्रेस की सुप्रिया शिंदे थे, वो कह रही हैं कि अगर ऐसा है तो भारत सरकार क्या कर रही थी, भारत सरकार को जवाब देना चाहिए, नहीं तो फिर ये बताना चाहिए कि ये कंगना की निजी राय है या सरकार की राय। कंगना राउत जी की जितनी उम्र है उससे ज़्यादा समय से मैं राजनीति में हूँ, इसलिए मेरे लिए आवश्यक नहीं है कि उनके हर गैर गंभीर वक्तव्य पर मैं अपनी टिप्पणी दूं। क्या ये सेल्फ गोल भी साबित हो सकता है, क्योंकि हरियाणा के चुनाव मैं उनको इस योग नहीं मानता हूँ
कि उनके किसी वक्तव्य पर मेरे जैसा कोई गंभीर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अपनी राय रखे। कॉमेडियन बोल रहे हैं या नॉन सीरियस? नहीं, गैर गंभीर। एक आखिरी सवाल, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम केसी त्यागी की प्रतिक्रिया आपने सुनी। मैं आगे बढ़ रही हूं, अगली खबर का हम रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। श्रीनगर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद और केसी वेणुगोपाल श्रीनगर पहुंचे। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के साथ ये बैठक चल रही है कांग्रेस के नेताओं की। आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन की तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से माना यह जा रहा है कि साफ हो जाएगी। दरअसल ये मामला फिलहाल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का 2 सीटों पर आकर फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी 37 सीटों को लेकर दावेदारी कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 35 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है और कुल मिलाकर 2 या फिर हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी जो इस समय हमारे साथ मौजूद है उनकी तरफ से कहा जा रहा था बात सिर्फ 2 सीट की नहीं है, दरअसल कुछ और सीटें भी हैं जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है। और अब जबकि केसी वेणुगोपाल से लेकर सलमान खुर्शीद तक श्रीनगर पहुंचे हैं और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से चर्चा की जा रही है। क्या माना जाए, इस बैठक में सहमति किस तरीके से बन सकती है दोनों दलों के बीच जो गठबंधन को लेकर तो कह चुके हैं आसिफ कुरैशी कि चुनाव तो साथ साथ ही लड़ना है। आसिफ, बिल्कुल रमाना, देखिए जो शीर्ष नेतृत्व दोनों पार्टियों का है वो तो इच्छुक है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला बना था उसके तहत फैसला हो जाए और दोनों ही पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट जाए। वक्त भी कम बचा है, आज का दिन तो जन्माष्टमी के कारण छुट्टी है। कल 3 बजे तक नामांकन का आखिरी दिन है पहले चरण के लिए और अभी तक दोनों पार्टियों में जो सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल फॉर्मूला नहीं बनता हुआ है। वो जम्मू क्षेत्र की 2 और कश्मीर की 2 सीटों का है जो पहले चरण में जो अभी जाने वाली है। लेकिन मुख्यतः रामबन सीट को लेकर, जो बानेहाल सीट को लेकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में पेच फंसा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्थानीय नेता हैं सज्जाद शाहीन वो बगावत पर आमादा है और उन्होंने पार्टी लीडरशिप को ये साफ बोल दिया है कि अगर ये सीट दोबारा कांग्रेस को सीट शेयरिंग में दी गई तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और इसी तरीके से दूसरी सीट यानी इंद्रवाल पर भी जो स्थानीय नेतृत्व है वो बात कर रहा है, जबकि कांग्रेस की तरफ से दक्षिण कश्मीर में जो अभी 3 सीट पे उनका तय है कि वो चुनाव लड़ेंगे, उसके अलावा 2 और सीट चाहते हैं। वो सीट कौन सी होगी ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए इस लास्ट जो पेच फंसा हुआ है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ पे है। जम्मू कश्मीर के प्रभारी जो है गुलाम अहमद मीर के साथ सलमान खुर्शीद और केसी वेणुगोपाल यहाँ पहुंचे हैं। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उनके अलावा नासिर असलम वानी इस मीटिंग में मौजूद हैं और संभवतः अगले 1 घंटे के भीतर एक फैसला हो सकता है कि क्या ये गठबंधन। तो आप नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन होगा या नहीं, यही निर्णायक बैठक जो इस समय चल रही है श्रीनगर में। मैं आगे बढ़ रही हूं, अब जरा बात कर लेते हैं बाढ़ बारिश की, जल से संग्राम की बात। देश के अलग अलग राज्यों में बारिश और बाढ़ की वजह से हाल जो है वो बेहाल है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या हैं हालात, इन तस्वीरों के जरिए जरा समझिए आप। चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, बारिश की वजह से बैक गियर जो बारिश ने लगाया है, इसी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। अलग अलग राज्यों में लोग जल के इस प्रहार से परेशान नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो तमाम जगहों से सैलाबी मंजर की ही तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। और सबसे ज्यादा आसमानी कहर इस समय अगर देश के किसी राज्य पर बरप रहा है तो वो है गुजरात। जल की कैद में कैसे जिंदगी है, इसकी एक एक तस्वीर मैं आपको तफसील से आगे दिखाऊंगी, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि गुजरात में बारिश के अलर्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट इस समय मिल रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि गुजरात के 8 जिलों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट रहेगा। तो गुजरात के 8 जिलों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट। वडोदरा, अमरेली, भावनगर, भरूच में रेड अलर्ट, सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड़ में भी रेड अलर्ट बारिश का। तो ये मॉनसून का टेरर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें बयां कर रही हैं वो हालात, कैसे जल की कैद में इस समय एक बड़ी जनसंख्या नजर आ रही है। और फिलहाल ये गुजरात के वलसाड़ की तस्वीरें आपके सामने। ये तस्वीरें जो हैं वो
ऊपर से ली गई तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे ये पूरे के पूरे रिहायशी इलाके वलसाड़ के डूबे हुए हैं। घर, मकान, दुकान, गाड़ियां, सब कुछ पानी पानी, सब कुछ तरबतर नजर आ रहा है। कुछ कुछ तस्वीरें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी के बीच में ये जो रिहायशी इलाके हैं वो बसाए गए, जबकि हो उलट रहा है। रिहायशी इलाकों में इस वक्त पानी जो है उसी का राज नजर आ रहा है। और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अहमदाबाद की तस्वीरें हैं आपके सामने। जोरदार बारिश हुई और जोरदार बारिश के बाद देखिए जरा अहमदाबाद का हाल क्या हो गया। शहर के कई इलाके जहां जल भराव है। हमारे सहयोगी जो हैं एबीपी न्यूज के, वो भी ग्राउंड पर मौजूद हैं। गुजरात के अलग अलग जिलों से हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूं हमारे सहयोगी हिरेन राजगुरु की एक ग्राउंड रिपोर्ट। बीती रात अहमदाबाद में 3.5 से 4 इंच जितनी बारिश भी गिरी, लेकिन इस बारिश ने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो यहाँ का प्रशासन है उसकी निष्फलता बयां कर दी। पूरे शहर अहमदाबाद की सूरत बिगड़ चुकी है। चाहे पश्चिम अहमदाबाद हो या पूर्व अहमदाबाद हो, इस इलाके के कई स्थलों पर जलमग्न के या जल भराव की तस्वीरें सामने आई है। अब ये इलाका है कठवाड़ा इलाका, जो कि औद्योगिक इलाका है। कठवाड़ा जीआईडीसी की ओर जाती हुई ये सड़क है, ये चौराहा है जहां पर चारों दिशा पे पानी भरा हुआ है। ये जलमग्न या जल भराव की जो परिस्थिति हुई है उसकी वजह बारिश नहीं है, लेकिन उसकी वजह है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्रशासन के, जिन्होंने प्री मॉनसून कामगिरी या तो नहीं की है या ठीक तरह से नहीं की है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हर साल वर्षा ऋतु से पहले बड़े दावे करता है कि करोड़ों रुपये की लागत से प्री मॉनसून कामगिरी की गई है और इस साल जल भराव की समस्या नहीं होगी। लेकिन ये तस्वीरें यहाँ से गुजरने वाले या यहाँ पर आसपास रहने वाले लोगों की परेशानियाँ बयां कर रही है। आप दूर अभी तस्वीर में देख सकते हो, मेरे सहयोगी कुणाल बावसार ये तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक कार है, वो कार का बोनेट से ऊपर का हिस्सा पूरा खुला है और बोनेट से नीचे का पूरा हिस्सा पानी में दबा हुआ है, यानी कि वो कार पानी में चली गई है। न मात्र ये एक वाहन है, लेकिन कई ऐसे वाहन हैं जो इस जल भराव की परिस्थिति में अंदर गिरे हुए हैं या फिर पानी में से बाहर निकलते समय वो बिगड़ चुके हैं। तो गुजरात के जलगदर देख रहे थे आप। मैं अब आपको महाराष्ट्र लेकर चलती हूँ। महाराष्ट्र का जलगांव, और यहाँ पर जल तांडव की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। अर्डोला तालुका है, यहाँ गिरना नदी, और गिरना नदी का ये रौद्र रूप देखिए कैसे डरा रहा है ये लोगों को। और बड़ी खबर ये मिल रही है, पानी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ बह गया। गनीमत ये रही कि जो ट्रॉली में लोग सवार थे वो किसी तरीके से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। तस्वीरें देख रहे हैं आप कैसे ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी की पूरी पलट गई। पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली समेत बह गया। भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र में जो हालात हैं वो बेहद खराब हुए हैं। ये जलगांव की तस्वीरें डरा रही हैं, खौफ पैदा कर रही हैं। भारी बारिश से ग्रामीण इलाकों में तो बहुत मुसीबत इस समय पेश आ रही है। तो ट्रैक्टर ट्रॉली पर लोग सवार थे। गनीमत ये रही वक्त रहते लोग जो हैं वो ट्रॉली से कूद गए, किसी तरीके से अपनी जान बचा ली उन्होंने। लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली पानी के तेज बहाव में कैसे बहता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये गत्ते से बना ट्रैक्टर ट्रॉली है, कोई खिलौना भर हो जो पानी के तेज बहाव में बह रहा हो। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली में कितना वजन होता है, लेकिन यहाँ पानी का बहाव इतना तेज है कि ट्रैक्टर ट्रॉली किसी खिलौने की तरह इस पानी के तेज बहाव में बहता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के जलगांव में ये जल तांडव। तो ये महाराष्ट्र, इससे पहले गुजरात, और अब राजस्थान का हाल देखिए जरा। राजस्थान के अजमेर की तस्वीरें आपके सामने आने वाली हैं, जहां भारी बारिश के बाद जल भराव ही जल भराव। ये देखिए, ये अजमेर शहर की तस्वीरें आपके सामने हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अजमेर में कई जगहों पर बारिश से हाल बेहाल हो गया है।
और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं अभी भी मौसम किस तरीके से डरा रहा है। काले घने बादल अभी भी अजमेर पर मंडराते हुए नजर आ रहे हैं और अभी अजमेर का ये हाल है कि हर तरफ पानी ही पानी। तो ये देश का पश्चिमी हिस्सा जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हर तरफ जल प्रहार। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करने जा रहे हैं जो कोलकाता कांड से जुड़ी हुई है। दरअसल कोलकाता के निर्भया कांड को आज 18 दिन हो गए, लेकिन हैवानों का हिसाब होना अभी बाकी है। इंसाफ का इंतजार अभी जारी है। हालांकि सीबीआई फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है और इस वक्त बड़ी खबर यह है आज भी डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक ये पॉलीग्राफ टेस्ट का आज दूसरा सेशन है। आप जानते हैं इससे पहले कल भी डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ और अब आज भी डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है। ये पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन जो आज डॉक्टर संदीप घोष के साथ किया जा रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई डॉक्टर संदीप घोष का इसलिए करा रही है क्योंकि लगातार संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है, लेकिन जिस तरीके के जवाब डॉक्टर संदीप घोष की तरफ से दिए गए उसको लेकर पूरी तरीके से संतुष्ट सीबीआई नजर नहीं आई और ऐसे में आखिर सच क्या है ये जानने के लिए डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट जिसका दूसरा सेशन आज भी जारी है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण इस समय आप देख रहे हैं मौजूद हैं। जरा वरुण से ही जानते हैं ये दूसरा सेशन डॉक्टर संदीप घोष के साथ पॉलीग्राफ टेस्ट का ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और क्या इसके बाद और भी सेशंस की जरूरत पड़ेगी, इसको लेकर सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं वरुण? देखिए सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो 2 से 3 लेयर के अंदर होता है। परसों एक सेशन हुआ था, आज ये दूसरा सेशन है जिसमें संदीप घोष का पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो आगे कराया जा रहा है। कल भी उनको बुलाया गया था, लेकिन कल जैसा आपको पता है सीबीआई की एंटी करप्शन यूनिट थी वो संदीप घोष के घर पर पहुंची थी छापेमारी करने के लिए, तो अपने घर में ही मौजूद थे और वहीं पर ही सीबीआई की टीम के सवालों के जवाब दे रहे थे, तो इसी के चलते वो सीबीआई दफ्तर नहीं पहुंच पाए थे। तो आज करीब 2 घंटे हो गए हैं जो संदीप घोष है वो सीबीआई दफ्तर के अंदर ही मौजूद है और उनका जो पॉलीग्राफिक टेस्ट का दूसरा सेशन और साथ ही कोई एक और अन्य शख्स है उसका नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया, उसका भी जो पॉलीग्राफिक टेस्ट यहाँ पर चल रहा है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि करीब 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं सीबीआई इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अभी तक सीबीआई के पास अगर गिरफ्त में कोई है तो वो संजय रॉय ही है। तो ऐसे में जो सस्पेक्ट है संदीप घोष, क्या वाकई में उसकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, उसे जल्द से जल्द पता लगाने के लिए जो ये पॉलीग्राफिक टेस्ट है हो रहा है। सीबीआई के अधिकारियों का ये कहना है कि जो सवालों की लिस्ट है वो एक्सपर्ट्स को दे दी जाती है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसका कोई ऑफिसर उस टेस्ट के अंदर नहीं होता है। तो अभी कुछ समय लगेगा, 1 से 2 दिन लगेंगे, जब कंपाइलेशन होकर रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि कहां पर कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि जिस तरीके का कंडक्ट था वो तो सब जानते हैं, बेहद हैरान करने वाला है। मृतका के परिवार वालों को सुसाइड की थ्योरी बताई गई, पुलिस को बेहद लेट जानकारी दी गई, जो फॉरेंसिक एविडेंस थे उसको किसी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया गया, सारी जनता वहां पर पहुंच गई थी। तो ऐसे में प्राइम सस्पेक्ट जरूर बने हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है कहीं ना कहीं सीबीआई के ऊपर भी एक ये दबाव जरूर है कि अगर इस चोरी के अंदर कोई दूसरा कोई सस्पेक्ट फिलहाल डॉक्टर संदीप घोष बने हुए हैं। जिस तरीके से हमने देखा पहले लगातार किस तरीके से पूछताछ डॉक्टर संदीप घोष के साथ कई घंटों की और उसके बाद अब पॉलीग्राफ टेस्ट का सिलसिला जिसका आज दूसरा सेशन हो रहा है। वरुण रहिए मेरे साथ, रविकांत भी इस समय हमारे साथ मौजूद है, जरा उनका भी रुख करते हैं। और ऐसे में डॉक्टर संदीप घोष ही वो शख्स जिसके खिलाफ इस आरजीकर कांड में जो मुख्य आरोपी संजय रॉय है उसके बाद सबसे ज्यादा गुस्सा फूटा है। रविकांत, संदीप घोष को लेकर के दो तरफा जांच चल रही है रमाना। एक तरफ रेप और हत्याकांड के सिलसिले में और दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता का मामला है उसमें, और दोनों पैरेलल जांच दरअसल एक दूसरे से जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई है या नहीं है इसकी सीबीआई तहकीकात कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ये पूरा का पूरा रेप और मर्डर केस हो सकता है कि वित्तीय अनियमितताओं को छुपाने के लिए उसके राज उजागर हो गए थे और जो डॉक्टर बेटी थी वो विसिल ब्लोअर बन रही थी।
इस वजह से उसके साथ ये हादसा कराया गया, उसकी ये हत्या कराई गई। तो ये जरूरी हो जाता है कि जो वित्तीय अनियमितता चल रही थी वो कितनी बड़ी थी, क्या रैकेट था, उसकी जांच हो। इसीलिए ये पैरेलल जांच शुरू की गई है और इस जांच पे भी बहुत नजर रखनी होगी कि इसमें क्या निकलता है। इसके आधार पर ही कड़ियां जुड़ेंगी रेप और हत्या की। तो सीबीआई पैरेलल ये जांच कर रही है और दोनों की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और इसीलिए बार बार घूमकर ये सवाल सामने आता है कि आखिरकार ये रेप मर्डर, इसका असली मोटिव क्या था। ये भी एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब का अभी इंतजार है। रहिए रविकांत, वरुण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और इस बीच देखिए कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर भी बड़ी खबर। सीबीआई को छापेमारी में बहुत से दस्तावेज मिले हैं, डिजिटल सबूत मिले हैं, ये जानकारी मिल रही है। सूत्रों का दावा यह भी है कि करप्शन से जुड़ा बहुत कुछ मिला है सीबीआई को। करप्शन मामले में कल सीबीआई ने 15 जगह छापेमारी की। डॉक्टर संदीप घोष के घर पर 12 घंटे सीबीआई की रेड हुई। बहुत कुछ है बस, 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 बहुत कुछ है बस। तो ये आप सीबीआई के अधिकारी को सुन रहे थे। कल जब डॉक्टर संदीप घोष के घर पर रेड के बाद वो बाहर निकल रहे थे तब वहां पर पत्रकारों का हुजूम मौजूद और उनकी तरफ से जब पत्रकार ने ये सवाल पूछा कि कुछ ठोस एविडेंस मिला, सबूत मिले, तो उन्होंने ये जरूर कहा कि बहुत कुछ है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, सहयोगी हमारे लगातार बने हुए हैं, वरुण से जरा समझते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार की जांच आरजीकर अस्पताल में और इसका जिम्मा भी हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया, अब जिस तरीके से सीबीआई अपनी जांच बढ़ा रही है उसमें भी डॉक्टर संदीप घोष पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। वरुण, देखिए बिल्कुल दोहरा शिकंजा जो है वो डॉक्टर संदीप घोष के आसपास घिर चुका है सीबीआई का। एबीपी न्यूज ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में ही दिखाया था कि डॉक्टर संदीप घोष किस तरीके से अस्पताल के अंदर अपना पूरा रैकेट चला के रखते हैं। कई अनियमितताएं थी, चाहे हॉस्पिटल की लैब हो उसके टेंडर से बहुत गलत तरीके से महंगे दामों पर दिए गए, बायोमेडिकल वेस्ट हो या फिर जो अनआइडेंटिफाइड बॉडी आती है, मेडिसिन की टेंडरिंग हो, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त था जो अस्पताल का प्रशासन था। तो कहीं ना कहीं जो उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में लगे हैं, जिससे पता चल रहा है कि कैसे अनियमितताओं को बरतते हुए अपने जानकार या पसंदीदा कंपनियों को गलत तरीके से जो टेंडर थे वो दिए गए। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है कि जो दो पैरेलल जांच चल रही है क्या ये आपस में जुड़ती हैं, क्योंकि जिस तरीके से संजय राय ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है उसका मोटिव क्या था, कोई उसके पीछे है, कोई किसी का हाथ उसके सर पर था, किसी के कहने पर उसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया, और क्या उसके पीछे ये भ्रष्टाचार तो वजह नहीं है। इसलिए इन्हें आपस में अगर कनेक्ट करना है तो पैरेलल जांच चल रही है और साथ में ये भी एविडेंसेस तलाशी जा रहे हैं कि कहीं आपस में ये दोनों चीजों की कड़ियां जुड़ती तो नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका वरुण जैन। रविकांत, आपका भी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अगली खबर का रुख करने जा रहे हैं। ये खबर महाराष्ट्र से आ रही है जहां बदलापुर कांड को लेकर जानकारी है कि वारदात के दिन का सीसीटीवी फुटेज गायब है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया है। वारदात से पहले के 15 दिन का सीसीटीवी फुटेज भी गायब बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस समय, बदलापुर कांड से जुड़ी हुई वारदात के दिन का सीसीटीवी फुटेज ही गायब है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी है। वारदात से पहले के 15 दिन का सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी नम्रता इस समय मौजूद है और जरा जानते हैं नम्रता से कि ये सीसीटीवी फुटेज गायब न सिर्फ वारदात के दिन बल्कि वारदात से 15 दिन पहले का भी सीसीटीवी फुटेज गायब, ये किस ओर इशारा कर रहा है नम्रता? देखिए रोमाना, बदलापुर मामले में ये बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि घटना के दिन का ही नहीं, घटना के पहले का भी जो 15 दिन का सीसीटीवी फुटेज है वो गायब है और सीसीटीवी फुटेज गायब किया गया है। उसके पीछे की क्या वजह है, इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दीपक केसरकर शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने रिपोर्ट पेश किया है। इस रिपोर्ट को वो पढ़ रहे हैं और इस बात की जानकारी सामने आई है कि ना सिर्फ सीसीटीवी फुटेज गायब है 15 दिनों का, इसके अलावा जो पीड़ित बच्ची है उसके दादा दादी ने क्लास टीचर से कंप्लेन की थी, प्रिंसिपल से कंप्लेन की थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसके बाद थक हार कर वो पुलिस स्टेशन पहुंचे जहां उनको 12 घंटे बिठाया गया। उसके बाद रात के 10 बजे शिकायत दर्ज कराई गई। तो इस मामले में नए खुलासे लगातार हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि उनकी कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है, रिपोर्ट वो गृह मंत्रालय को सौंपेंगे, लेकिन बहुत बड़ा
ये एक खुलासा है कि 15 दिनों का सीसीटीवी फुटेज गायब है। इस पर दो बातें हो सकती है, या तो आरोपी ने 13 तारीख के अलावा इसके पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया था और बच्चियों के साथ इस तरह की घटना की थी। स्कूल कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है वो इसमें शामिल हो सकता है आरोपी को बचाने के लिए, स्कूल का नाम बचाने के लिए, तो उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, इनको सह आरोपी बनाना चाहिए। लगातार शिक्षा मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि पॉस्को के तहत इन पर भी मामला दर्ज होना चाहिए। और एक और बड़ी बात उनकी तरफ से बताई गई है कि जो 2 अटेंडेंट थी, महिला अटेंडेंट जो बच्चियों को शौचालय ले जाती थी, वो वहां पर मौजूद नहीं थी तब जो आरोपी अक्षय शिंदे है उसने इस घटना को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं उनको भी इस मामले में जो है आरोपी बनाना चाहिए। और लगातार जो रिपोर्ट महिला बाल विकास मंत्रालय और कमेटी की आई है उसके बाद दीपक केसरकर इस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं और जानकारी जो है वो सार्वजनिक कर रहे हैं कि स्कूल मैनेजमेंट इसमें मुख्य आरोपी के तौर पर भी सामने आ रहा है कि उनकी तरफ से किसी तरह का सहयोग जो है बच्ची के परिवार को नहीं मिला। यही तो आरोप थे, यही तो आरोप थे नम्रता, जो परिवार वालों की तरफ से लगाए गए थे। यही तो आरोप थे जिसके बाद बदलापुर का गुस्सा भड़का था और बदलापुर को हमने सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक उतरते हुए देखा था। ऐसे में अब सवाल ये कि जब ये लापरवाही सामने निकल कर आ रही है, जब ये दिख रहा है कि सीसीटीवी न सिर्फ वारदात वाले दिन बल्कि उससे पहले 15 दिन भी गायब, तो अब क्या स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रबंधन पर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई होगी? नम्रता, देखिए रोमाना, शिक्षा मंत्री का कहना है कि वो होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय का काम है। उनकी तरफ से महिला बाल विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट तैयार की है। उनकी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि जो उनके अधिकार के अंतर्गत आता है उस पर कार्रवाई करें। उन्होंने टीचर और बाकी जो अटेंडेंट है उनको निलंबित जरूर किया है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है वो गृह मंत्रालय को सौंपेंगे। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री भी हैं वो लगातार कहते आए हैं कि इस मामले में जो भी खुलासा होगा उस पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल जो मुख्य आरोपी बताया गया है अक्षय शिंदे, वो जरूर गिरफ्तार कर लिया गया, उसको जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा गया है। लेकिन अब जब प्रिंसिपल, अटेंडेंट और टीचर का नाम सामने आ रहा है तो उन पर भी कहीं ना कहीं जो है पुलिस भी कार्रवाई करते हुए जरूर दिखाई देगी। पॉस्को के तहत जिन सेक्शन के तहत मामला दर्ज होता है उन सेक्शन के तहत मामला दर्ज करके जो कार्रवाई है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर जानकारी नहीं आई है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि वो रिपोर्ट उन्होंने गृह मंत्रालय को सौंपी है, तो आज ही के दिन जो है एक्शन गृह मंत्रालय की तरफ से भी यहाँ पर देखने मिल सकता है। बहुत शुक्रिया नम्रता दुबे इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा खुलासा खुद शिक्षा मंत्री ये जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से न सिर्फ वारदात वाले दिन बल्कि उससे पहले के 15 दिन का भी सीसीटीवी फुटेज गायब। और ऐसे में कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में स्कूल प्रबंधन और स्कूल प्रशासन। देखना होगा इन पर क्या कार्रवाई होती है। और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ, रूस यूक्रेन दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। इसी पर बड़ी खबर ये कि पीस समिट को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है। पीस समिट के लिए भारत भी एक लोकेशन हो सकता है। तो दोनों देशों के बीच, रूस और यूक्रेन के बीच शांति किस तरीके से बहाल हो, इसी को लेकर पीस समिट। और वो पीस समिट कहां हो, लोकेशन के तौर पर, उस जगह के तौर पर ज़ेलेंस्की की तरफ से भारत का जिक्र किया गया है। पीस समिट के लिए भारत भी एक लोकेशन हो सकता है। ये प्रस्ताव जो है वो ज़ेलेंस्की की तरफ से सामने रखा गया है। ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति, उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि पीस समिट के लिए भारत भी एक लोकेशन हो सकता है। आप जानते हैं किस तरीके से पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत जो है वो इस युद्ध की घड़ी में युद्ध नहीं, शांति के साथ, शांति के पक्षधर के तौर पर खड़ा हुआ नजर आया है। और ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच अगर कोई मध्यस्थता का रास्ता बनता है तो उसका नेतृत्व भारत की तरफ से किया जा सकता है। ये बात पूरी दुनिया कहती आई है, मानती आई है। और अब इसी के अनुरूप यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, जिनकी तरफ से ये बात कही गई है, पीस समिट के लिए भारत भी एक लोकेशन हो सकता है। किस तरीके से पूरी दुनिया में भारत जो है वो शांति के पथ पर दुनिया को लीड कर सकता है, दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, इसी पर मोहर लग रही है। आप जानते हैं किस तरीके से जुलाई के महीने में पहले रूस, व्लादिमीर पुतिन, और अभी अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा। और ऐसे में पूरी दुनिया को उम्मीद यही कि किसी तरीके से रूस यूक्रेन का ये युद्ध खत्म हो। और ऐसे में भूमिका कौन निभाए, क्योंकि दुनिया तो बटी हुई नजर आ रही है। कुछ देश जो रूस के पक्ष में, कुछ देश जो यूक्रेन के पक्ष में। एक भारत ही ऐसा बड़ा देश है
जो युद्ध नहीं बल्कि शांति के पक्ष में खड़ा हुआ नजर आता है, जो दोनों देशों के नेताओं को, चाहे ज़ेलेंस्की हो या फिर पुतिन हो, दोनों से यही बात करता है कि ये दौर जो है वो युद्ध का दौर नहीं। इस दौर में समाधान शांति से ही निकल सकते हैं। और ऐसे में पीस समिट को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये बयान कि पीस समिट के लिए लोकेशन भारत भी हो सकता है, इसके मायने समझने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस समय मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। आशीष, ये बयान अपने आप में दिखाता है किस तरीके से शांति के पथ पर नेतृत्व अगर दुनिया में कोई देश कर सकता है तो वो भारत ही है। खुद जो युद्ध में देश घिरे हुए हैं उनकी तरफ से भी ये बात कही जा रही है। देखिए, ज़ेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ किया है कि पिछले साल जो पीस समिट, जो शांति समिट किया गया था स्विट्जरलैंड में, जब सेकेंड एडिशन उसका इस साल होना है, ऐसे में भारत भी एक लोकेशन हो सकता है इस पीस समिट के लिए। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कीव में अनाउंस किया है। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे के ठीक कुछ दिनों बाद इस तरह से एक स्टेटमेंट यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की द्वारा आना, ये साफ साफ दर्शाता है कि एक न्यूट्रल कंट्री और एक नॉन अलाइंड कंट्री के तौर पर भारत की इमेज बहुत स्ट्रांग है। विशेष तौर पर एक ऐसा देश जहां पर पुतिन भी आ सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं ज़ेलेंस्की के साथ में। ये एक सबसे क्रेडिबिलिटी एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उभर कर सामने आती है। लेकिन इसमें दो पेच है। पहला कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ में ये जरूर चेक किया जा रहा है बैकडोर चैनल्स के जरिए कि वो क्या बैठना चाहेंगे ज़ेलेंस्की के साथ में इस पीस समिट में, या फिर उनके एब्सेंस में ही इस तरह की पीस समिट की जा सकती है। दूसरा, भारत सरकार भी इसके इतनी आसानी से, विशेष तौर पर पश्चिम की जो राजनीति है उसके पॉइंट ऑफ व्यू, वो इतनी आसानी से होने नहीं देना चाहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। जातीय जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनका बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं उम्मीद है जातीय जनगणना होगी, डेटा सामने आएगा। पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का सम्मान बीजेपी नहीं करती, ये कहते हुए बीजेपी की घेराबंदी करते हुए उम्मीद जता रहे जातीय जनगणना होने की अखिलेश यादव। सुनिए। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है। मुझे याद है लोकसभा में दक्षिण भारत के समाजवादी पार्टी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी और बहुत सारे नेता, खासकर दक्षिण भारत के, इस बात की मांग उठाते रहे हैं लोकसभा में कि जाति जनगणना हो। और आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिएगा आप, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। इससे पहले भी जाति जनगणना हुई थी, लेकिन डेटा उसका नहीं जनता के बीच में लाया गया था। अब हमें उम्मीद है कि जाति जनगणना भी होगी और जो डेटा तैयार होगा वो जनता के सामने लाया जाएगा। जातीय जनगणना भी होगी और डेटा भी सामने आएगा। सुन रहे थे आप अखिलेश यादव को। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर दिल्ली से है, जहां कैफे के बाहर फायरिंग का एक वीडियो सामने आया है। हाथ में बाकायदा पिस्टल लहराता दिख रहा आरोपी नाम जावेद है। फायरिंग केस में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक कैफे के बाहर ये फायरिंग की वारदात हुई थी। आपको बता दें, कैफे में सीट को लेकर कैफे के मैनेजर के साथ युवकों का विवाद हो गया था, जिसके बाद युवकों ने कैफे के बाहर फायरिंग कर दी थी। हाथ में हथियार लहराता हुआ जो आरोपी है उसका नाम जावेद बताया जा रहा है। 5 आरोपी अभी तक गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के सत्या निकेतन इलाके से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर कल रात जहांगीरपुर इलाके से एक युवकों का समूह सत्या निकेतन इलाके के इसी रेस्टोरेंट में जन्मदिन के सेलिब्रेशन के लिए खाना खाने के लिए आया हुआ था। और जब जो युवकों का ग्रुप है वो इस कैफ़े के अंदर बैठता है तो उनमें से एक युवक जो है वो इसी रेस्टोरेंट के अंदर रखे कांच की टेबल पर बैठ जाता है, जिसके बाद इस कैफ़े के मालिक जो है वो उस पर आपत्ति जताते हैं, जिसके बाद
बाद कैफे के मालिक और युवकों के बीच में जो है वो बहस होती है और विवाद की शक्ल इतनी बढ़ जाती है कि जो युवक है वो इस कैफे के बाहर आते हैं और उनमें से एक युवक जो है वो फायर कर देता है और जो गोली के निशान हैं वो अभी भी इस कैफे के दरवाजे पे जो है वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। देखिए मेरे कैमरा पर्सन राजेश मीना आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये कैफे का टीन का दरवाज़ा है और इसी दरवाजे के ऊपर यहाँ पर आपको गोली के जो निशान है वो यहाँ पर दिखाई देंगे और ये गोली जो है वो इस टीन के दरवाजे से होते हुए जो कैफे की जो दीवार है, जो सीमेंट की दीवार है, वहाँ पर भी जो गोली है वो जाकर के लगती है और गोली के निशान जो है वो यहाँ पर दिखते हैं। कैफे के कर्मचारी ने जो है वो तुरंत ही पीसीआर को कॉल करते हैं। तकरीबन 8:30 बजे के करीब की ये घटना है जब युवकों का समूह जो है वो इसी कैफे में आता है जन्मदिन के सेलिब्रेशन के लिए और तकरीबन 8:48 पर जो युवक इसी कैफे के एक कर्मचारी जो है वो पीसीआर कॉल करते हैं। पुलिस जो है वो तुरंत मौके पर पहुंचती है और उसी वक्त जो युवक है वो भाग खड़े होते हैं, लेकिन जो पीसीआर वैन में जो दिल्ली पुलिस के जवान थे वो उन युवकों का पीछा करते हैं और एक युवक जो है वो अहमद नाम का, उसको उसी वक्त जो है वो दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो पकड़ लेते हैं और उसके बाद उस युवक की निशानदेही पर और 4 युवकों को गिरफ्तार जो है वो कर लिया जाता है। तो कुल इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है।